हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, ये जो आगे 5-7 दिन है उसमें नाइट में जो 8 वाली क्लास है वो कैंसिल करिए, क्योंकि अक्सर लोग ब्रांच से अब आने में थोड़ा सा देरी हो सकती है। ठीक है। सर सुबह भी मॉर्निंग वाली जल्दी क्लास जाना है। चलती रहेगी। थोड़ा सा सुबह भी जल्दी जाना होगा सर अब। अब सुबह तो कम से कम ब्रांच मेरे को ये बोलिए भैया, एक समय तो छोड़ दे। हैं? हाँ, ऐसे कैसे काम दे? तो सुबह 7:30 बजे छोड़ तो दे रहे हैं आपको। सर साढ़े अब सात आज बजे बस। 8 बजे जाना है, निकलना है घर से 8 बजे। हाँ, तो हमारी क्लास में तैयार होके बैठा करो। जैसी क्लास खत्म बैग पकड़ो जाओ। हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। हम भी तो तैयार होके बैठे हुए हैं, जैसी क्लास खत्म हुई हम भी भागेंगे। चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा टॉपिक चला था हमारा? जितने हमारे रेमिटेंस होते हैं। पहले तो हमने वो देखा कौन कौन से कैसे कैसे रेमिटेंस होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या कंडीशन है। कितना भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, सब चीज हम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। ये सब बातें। थोड़ा सा पोर्शन इसका रह गया, आज इसको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है आज की क्लास का, परचेज सेल ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनीज। ठीक है। तो लिस्टेड इंडियन कंपनी से क्या मतलब हुआ कि जो भी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है उनकी बात की जा रही है। लिस्टेड इंडियन कंपनीज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बाहर पैसा ले जाने को परमिशन होगी। अगर आप नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे करेंगे तो आप वो पैसा बाहर नहीं ले सकते। यानी दोनों ऑप्शन है। कभी आपने अगर म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई किया हो तो उसमें आता है रिपेटिशन बेसिस और नॉन, उसमें ऑप्शन होता है। ठीक है। अगर आप एनआरआई हैं तो आप उसमें ऑप्शन लगा सकते हैं कि रिपेटिशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नॉन रिपेटिशन बेसिस पे। ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये बात हो रही है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की, जिनको हम लोग शेयर या डिबेंचर बोलते हैं। मोड ऑफ परचेज कैसे खरीदेंगे, तो उसने बोला हुआ है ऑन रिपेटिशन बेसिस ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज थ्रू ए डेजिग्नेटेड एडी ब्रांच। यानी उनको पैसा जो जाएगा वो अगेन किसी बैंक से जाएगा जो कि ऑथराइज है काम करने के। ठीक है। कितना परसेंट होल्ड कर सकते हैं आप? ठीक है। सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ, और ये सीलिंग जितनी हम पढ़ रहे हैं किन के लिए पढ़ रहे हैं? इनके लिए पढ़ रहे हैं हम। एनआरआई रेजिडेंट और इंडियन के लिए कोई भी सीलिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट इंडियन किसी भी कंपनी में, इंडिया की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है। ठीक है। तो होल्डिंग सीलिंग क्या है? बाहर वाला यानी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या सीलिंग है? ठीक है। होल्डिंग बाय एनी इंडिविजुअल एनआरआई और ओसीआई। अगर इंडिविजुअल है और दूसरा है पुट टुगेदर है। मतलब एक तो यह है कि ये अलग अलग रूप से, और ये है दो लोग अगर मिल जाएं। तो इसमें क्या है? अप टू 5% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, और अप टू 5% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर एंड वारंट। ठीक है। तो पेड अप कैपिटल जो कि कहाँ पे लिखी होती है? जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कहा है कि इस कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल इतने हैं। पेड अप वैल्यू क्या होती है? आज कितनी वैल्यू है। तो दोनों में से कुछ भी हो, 5% तक ही आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या 5% की हिस्सेदारी ले पाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो वो कितने परसेंट हो गया? 10%। और ये 10% को 24% तक ले जाया जा सकता है इफ स्पेशल रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय द जनरल बॉडी ऑफ इंडियन कंपनी। यानी इसका मतलब यह है कि नॉर्मल केस में तो आप अकेले हैं तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%। लेकिन कंपनी ने खुद ही अपनी जनरल बॉडी में एक रिजोल्यूशन पास किया हुआ, भैया
10 नहीं, 24 तक हम दे सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही 26% किसी कंपनी में स्टेक किसी का हो जाता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, उसको बहुत सारे राइट मिल जाते हैं कंपनी में दखलंदाजी करने के लिए। इसलिए ये 24 तक ही ले जा रहे हैं, 26 तक नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आप कैसे करेंगे, एडी ब्रांच के थ्रू करेंगे। दूसरा, कितना तक कर सकते हैं। तीसरा है डेडिकेटेड एनआरई अकाउंट। चलिए 10 डेडिकेटेड और है, चलिए 10 और 24 वाला जो है, मतलब कि एक से ज्यादा में जितने भी 100-200 जितने भी एनआरई होंगे सबका मिला के उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 10 होना चाहिए पहले, लेकिन कंपनी चाहेगी तो उसी 10 को कितना तक कर सकती है। नहीं, बट एक एनआरई से ज्यादा मतलब कि सारे एनआरआई का मिला के उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, ये जो टोटल वाला है, मतलब और टुगेदर वाला है, ये सेकंड वाला, इस सेकंड वाले को ही तो बढ़ाया उसने, 10% को कहाँ पहुंचा दिया, 24। सिंगल वाले में नहीं कहा है। ठीक है, चलो, डेडिकेटेड एनआरई अकाउंट। तो इस काम के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्पेशल अकाउंट होना चाहिए जिससे आप ये जान पाए कि भैया ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब ट्रैकिंग हो पाए आपकी उसकी। ठीक है, तो उसने बोला हुआ एक एज एन एन आर ई पी आई एस अकाउंट एक्सक्लूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू दिस स्कीम। तो इस अकाउंट में कहाँ से पैसा आएगा, पहली बात बाहर से आ जाएगा बैंकिंग चैनल से। दूसरे एनआरई ओसीआई के कोई अकाउंट है उनसे आ सकता है। कोई सेल प्रोसीड है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट पहले से था और वो रीपेट्रिएशन बेसिस पे था, उसको बेच के पैसा आ सकता है। डिविडेंड और इनकम आ सकता है, जो भी आपकी रिपेट्रिएशन बेसिस वाली थी उन सब से इस अकाउंट में पैसा आ सकता है। और डेबिट, उसी अकाउंट से पैसा जो डेबिट होगा वो कैसे हो सकता है, परमिटेड डेबिट, आउटवर्ड रेमिटेंसेस ऑफ डिविडेंड और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। मतलब वही पैसा आप निकाल पाएंगे जो रिपेटिशन बेसिस के लिए अलाउड होगा। और किस काम के लिए, परचेज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, जैसा भी ऊपर बात हुई है, पर्पस था। एनी चार्जेस ऑन अकाउंट सेल परचेज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, कोई खर्चे, अगर खर्चों का पेमेंट होना वो भी हो सकता है। वही पैसा बाहर भी जा सकता है, दूसरे एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर भी हो सकता है। अब बात आती है कि जब आपने वो सिक्योरिटी जो ली थी उसको सेल किया, मान लिया, सेल प्रोसीड्स of capital instrument can be remitted outside India or may be created through NRE PIS account। तो वो बाहर जा सकती है या यहीं के जो NRE PIS अकाउंट है जिससे आप पेमेंट कर रहे थे उसी में वापस भी आ सकती है। ठीक है, ठीक है। अब आगे अगला वाला, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्टेबल नोट्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और यूनिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल ऑफ एन LLP। तो ऊपर और नीचे में क्या फर्क है, नीचे तो आ गया किसके लिए, LLP के लिए, और जो हमने 9.9.4 पढ़ा वो किसका था, ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनी। दोनों फर्क समझ में आया। जो ये पॉइंट था वो लिस्टेड इंडियन कंपनी के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए है, और जो ये पॉइंट है वो LLP के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए है। ठीक है, तो इसमें आमतौर पर बिल्कुल सेम सा ही होगा, केवल सीलिंग वगैरह का फर्क हो सकता है। तो देखते हैं, तो मोड ऑफ परचेज सेल कैसे होगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो भी हैं, एक ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है, जो कहाँ की हैं, आउटसाइड इंडिया की। ठीक है, और लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा आदमी कर रहा है। वो परचेज कंट्रीब्यूट कर सकता है इन इंस्ट्रूमेंट में, बट इसमें कंडीशन है एक, कौन सी, कौन सी कंडीशन है नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। और ये वाली कंडीशन कौन सी थी, ये वाली कंडीशन ये थी रिपेटिशन बेसिस में, यानी उस पैसे को बाहर ले जाने की परमिशन है
और ये वाली जो है नॉन रिपेटेड, मतलब अगर आपने इनमें एक बार पैसा लगा दिया LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, तो इस पैसे को लगा तो सकते हैं आप, लेकिन बाहर नहीं ले आ सकते। ठीक है। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप? तो उसने बोला कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज और आउटसाइड इट। ठीक है। और ये इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन और करना चाहूंगा। जो ये वाला हेडिंग है ना, ये 9.9.5, ये LLP के साथ साथ कंपनी पर भी है। LLP के साथ किसके में भी है? कंपनी के भी है। बट इसमें कंडीशन क्या है? कौन सी नई कंडीशन आ गई है? नॉन रिपेटिशन बेसिस। ऊपर वाला कौन सा बेसिस पे था? रिपैट्रिएट। रिपेटिशन बेसिस पे था, यानी उसका पैसा बाहर जा सकता है। इसमें अगर लगा रहे हैं तो नॉन रिपेटिशन बेसिस पे होगा। ठीक है। चलो, यूनिट इशूड बाय एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आउटसाइड इट। थर्ड है कैपिटल ऑफ LLP विदाउट एनी लिमिट। इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्यों लिमिट नहीं, को बताएगा? क्योंकि पैसा फिर दोबारा वापस नहीं जाने। जाना ही नहीं है तो लगा लो भैया जितना लगाना है। ठीक है। कन्वर्टेबल नोट्स इशूड बाय ए स्टार्टअप कंपनी एज फेमा के गाइडलाइंस में, जो उसने कन्वर्टेबल नोट्स से मतलब यहाँ पे एक कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। नोट से मतलब क्या है? कोई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। डीम्ड एज डोमेस्टिक, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैसा माना जाएगा? डोमेस्टिक। क्यों? क्योंकि ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। जाएगा ही नहीं, तो वो यहीं कहीं रह जाएगा। ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन क्या है? क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसमें क्या है? रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन। NRI OCI ऑल्सो ए कंपनी और ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप, कोई भी है ये, कैन नॉट इन्वेस्ट, इन कामों में नहीं कर सकते। कौन से? निधि कंपनी और एग्रीकल्चर प्लांटेशन, रियल एस्टेट, फार्म हाउस और डीलिंग इन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। ये तो इतने पॉइंट तो बार बार आ रहे थे। निधि का मतलब ट्रस्ट टाइप का होता है, चिट फंड टाइप का। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, अगर आपका पैसा इसमें आ गया है तो कैसे पेमेंट होगा? मतलब नहीं, इसमें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका पैसा कैसे आएगा? तो उसने बोला हुआ है इनवार्ड रेमिटेंस, बाहर से आ जाएगा। दूसरा, आपके जो इन बैलेंस, देखो इसमें NRO भी आ गया, ध्यान रखना। ऊपर वाले में NRO नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि NRO से पैसा अगर वो करते तो बाहर ले जा सकते थे। यहाँ पे NRO का, इसमें पैसा बाहर जाना ही नहीं है, तो NRO को भी ले लिया है। Redmi Note 8 Pro, आपके मोहल्ले में कोई आ गया है। सेल मैच्योरिटी प्रोसीड, इसका पैसा जाएगा कहाँ? तो उसने कहा जो भी टैक्स वगैरह देने के बाद आप ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट परचेज और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब था पैसा वहां से वापस वो करना। वो किस में आ सकता है? ओनली NRO में। अमाउंट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन कैन नॉट बी रिपेटेड अब्रॉड। अब देखो इसमें मतलब कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी शेयर लिए थे 10 रुपए के, आज 100 के हो गए, और वो दोनों चीज कहाँ नहीं जा सकती? बाहर। क्योंकि ये पहले ही बता दिया उसने किस बेसिस पे है इन्वेस्टमेंट, नॉन रिपीटेशन बेसिस। ठीक है। अगला तो ये इन्वेस्टमेंट किसका नाम? डेवलपमेंट राइट क्या होते हैं मतलब? कौन सा वाला? अच्छा सर ये ये है डीलिंग इन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। ये मुझे भी नहीं मालूम। डीलिंग इन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, नहीं मुझे आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, ऐसे ही इसी वर्डों को ऐसे ही दिमाग में रख लो। अब आपने पूछ लिया तो सबको याद रहेगा। चलो, इन्वेस्टमेंट इन फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न,
इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म और प्रोपराइटर। देखो ऊपर नाम आया सबसे पहले कंपनी का, दूसरे में नाम आया कंपनी और एलएलपी का, अब ये तीसरे में नाम आया फर्म और प्रोपराइटरी कंसर्न, यानी कोई सिंपल समझ लो कोई दुकान खोलना चाहता है अपनी, ठीक है, तो उसमें बाहर का पैसा कितना लग सकता है कितना नहीं लग सकता है, ठीक है, तो उसने कहा है इज परमिटेड, किस बेसिस पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा रेस्ट्रिक्शंस और इन्वेस्टी फर्म, कौन सी फर्मों में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसने कहा शुड नॉट बी इंगेज, वही बात आ गई दोबारा, इन कामों में अगर कोई इंगेज है तो नहीं करना है। प्रिंट मीडिया, रियल एस्टेट बिजनेस, अगर वो फर्म इन कामों में इंगेज है तो उसमें आप एनआरआई का पैसा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एनआरआई को ही मना किया हुआ उसमें लगाने के लिए। मोड ऑफ पेमेंट सेम वही है बिल्कुल। सेल मैच्योरिटी प्रोसीड बिल्कुल कहाँ जाएगी है, एनआरओ में जाएगी, जैसे ऊपर वाले में जाती, ठीक है। अच्छा अब आता है आपका परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन कैपिटल। अब ऊपर जितने इंस्ट्रूमेंट थे वो कैसे थे, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो अदर देन कैपिटल, देखो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं आपके शेयर और डिवेंचर, और अदर देन कैपिटल में नॉन कैपिटल में आते हैं आपके बॉन्ड या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके लिए हमें कोई भी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती, ये जो एजेंसी वगैरह हैं जो बॉन्ड इशू करती हैं या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं वो है, और इसमें भी कंडीशन दी हुई है, कौन सी वाली, पहली रिपेटिशन, यानी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा जा सकता है। तो इसने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला हुआ है, वही चीज देखो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगी, ट्रेजरी बिल हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, इन्वेस्टिंग अप टू 50% इन इक्विटी। अब इसको सुन लेना जरा, ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अपना पैसा 50% तक कहाँ लगा रहे हैं, जो इक्विटी पे। शेयर मार्केट में, ठीक है, हम्म, तो जो 50% तक पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं उनको उन्होंने किस कैटेगरी में रखा हुआ है, अदर देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। बॉन्ड मैंने ऊपर लिखा ही था, पीएसयू का बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वगैरह है, और लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल रिडेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो इसको इसने शेयर हैं, लेकिन कौन से वाले शेयर हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इसने परमिट किया है, ठीक है, वो भी लिस्टेड होने चाहिए और वो भी फेमा ने बताए होने चाहिए कौन कौन से, ठीक है। और कोई डेट इंस्ट्रूमेंट जो बैंक इशू करता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ पीएफआरडीए इफ एलिजिबल टू इन्वेस्ट, तो इतनी जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। परमिटेड एज कोलेटरल, ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपने इसमें ऊपर लिए, इनको एज कोलेटरल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिसने ये खरीद रखे हैं उसको कहीं पे क्या कर सकते हैं, उन सिक्योरिटी को चार्ज क्रिएट करा सकते हैं। चार्ज क्रिएट का मतलब आप समझ लो जैसे लोन के लिए गिरवी रखना, समझ लो, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट वही बात है बिल्कुल, देखो कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक। परमिशन फॉर सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, परमिशन फॉर सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एनआरआई ओसीआई कैन सेल रिडीम द इंस्ट्रूमेंट, कर सकता है कोई जरूरत नहीं। और पैसा जाएगा कहाँ, देखो कैन बी रेमिटेड अब्रॉड और क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। तो अभी जो ऊपर बात हो रही थी यहाँ पे हमारी, क्योंकि ये बात कौन सी थी, कैसे बेसिस पे थी, रिपेट्रिएबल, हाँ, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब ऊपर वाली ही चीज कैसी आ गई अब आपके पास, नॉन रिपेटिशन। तो इसमें बस एक ही फर्क होगा, कौन सा वाला,
ये जो क्रेडिटिंग होगा कहाँ होगा? एनआरओ अकाउंट में, क्योंकि क्योंकि बाहर एनआरओ से भेज। अकाउंट ही थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस रखता है, ठीक है। और इसमें ऊपर वाले पॉइंटों में सेम वही है, कोई चीज ऐसी बदली नहीं है, क्योंकि ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है? अदर देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो अदर देन कैपिटल में हमने सब चीजें पढ़ी थी, जैसे नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ट्रेजरी बिल है, नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट है कुछ आपका, और इधर गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड है। बस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड के लिए कंडीशन है, कौन सी वाली? ये वाली, क्योंकि वो 50% 50%। से ज्यादा अगर इक्विटी में करेंगे तो फिर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, चलिए अब अगला आ गया है इन्वेस्टमेंट इन एन एलएलपी। एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन दी है, देखो इसने, अ पर्सन रेजिडेंट एंटिटी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड, वो बंदा है कहाँ का? बाहर का। अदर देन ए सिटीजन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इनको छोड़ा गया हर बार, ठीक है। नॉट बीइंग ए एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए, मे कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ एलएलपी इन सेक्टर एक्टिविटीज ओपन फॉर, जिसमें 100%, जिसमें सर भी ये वेंचर 100। क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है एक कंपनी, समझ लो आप इसको। वेंचर कैपिटल जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, किस काम के लिए? कि मेरा पैसा लगे और ये कंपनी बढ़े और हम इससे पैसा कमाएं। जैसे आपने एंटरप्रेन्योर सुना है? नहीं सर। एंटरप्रेन्योर को जो हाँ सर, सुना है। फंडिंग अरेंज कराते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं, जैसे कोई कहता है ना कि ये टाटा एंड बिरला का जॉइंट वेंचर है, यानी उन दोनों की क्या है, वो कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी को वेंचर बोल दिया, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो वेंचर्स को कैपिटल प्रोवाइड करती है, करती है, ठीक एक है। पैसा देता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। मतलब इनके पास पैसा होता है या अरेंज करते हैं किनके लिए? कंपनियों के लिए, ठीक है। तो फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट इस वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां बात कर रहे थे हम कि ये जो है ऐसी एलएलपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि जिस एलएलपी में कितना परसेंट तक? 100% तक वो अलाउड होता है। ठीक है, और वो भी 100% कौन से रूट से अलाउ होना चाहिए? ऑटोमेटिक। हमने बताया था आपको कि ऑटोमेटिक रूट में जो चीजें अलाउड हैं उसमें आपको परमिशन नहीं लेनी है, लेकिन दूसरा कौन सा रूट होता है? कौन सा रूट है? अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में आपको क्या करना होता है? अप्रूवल रूट में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। विद नो एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मे बी रेमिटेड आउटसाइड इंडिया और क्रेडिटेड टू एनआरई अकाउंट। तो इसने एलएलपी में बोला हुआ है कि अगर उसने पैसा लगा दिया एलएलपी में और अब वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है दिखा? डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब तो शेयर अपना बेच रहा पैसा, है। अपना पैसा वापस ले जा रहा है। उसको पैसा वापस ले जाने की परमिशन है, क्योंकि वो पैसा आया कहां से है? बाहर से ही आया बाहर है, से। ठीक है। चलो अगला पॉइंट है एक्वायरिंग कन्वर्टेबल नोट्स। एक्वायरिंग, तो कन्वर्टेबल नोट्स को समझ लो जरा क्या होता है। आपने लिया तो कोई
डिवेंचर या बॉन्ड लिया मान लिया, लेकिन उसमें बोला हुआ है कि ये बॉन्ड 5 साल का है और जब मैच्योरिटी आएगी इसकी, मैच्योरिटी जैसे ही 5 साल होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी या शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्हीं को कन्वर्टेबल बोलते हैं। पर ये कंडीशन कहाँ लिखी होती है, शुरू में ही लिखी होती है कि भैया ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है। एक नॉर्मल बॉन्ड होता है और ये कैसा बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें देखिए NRI OCI holding capital instrument of an Indian company or units on repatriation basis can transfer by sale or gift to any person resident outside India। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, पर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इफ इन ए सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है उस सेक्टर में तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक्विजिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रिजल्ट्स इन ए ब्रीच ऑफ एग्रीगेट NRI और सेक्टर लिमिट, देन अगर आपने जो एग्रीगेट लिमिट से ऊपर जा रहे हैं तो आपको शुड सेल इट विद इन 5 ट्रेडिंग डेज ऑफ सेटलमेंट। मतलब अगर आपने कोई गलती से ऐसा खरीद लिया है जिससे आपकी लिमिट क्या हो गई, कितनी है NRI की एग्रीगेट लिमिट, ऊपर पड़ी थी हमने, इंडिविजुअल में 5% है, जॉइंट में 10% है, और 10%। बोर्ड का चाहे तो वो 10 से 24 20% कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट और यूनिट्स हेल्ड ऑन रिपेटिशन बेसिस, अगर रिपेटिशन बेसिस में कोई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की यूनिट्स आपके पास हैं, यूनिट्स का मतलब शेयर है, म्यूचुअल फंड की यूनिट है, कुछ भी, ठीक है, तो यूनिट्स हेल्ड ऑन नॉन रिपेटिशन बेसिस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैन बी ट्रांसफर्ड एज। अब यहाँ पर थोड़ा सा गलती लग रही है मुझे, क्या गलती लग रही है बताओ आप लोग। बोलो नॉन गलती क्या लग रही है। रिपेट्रिएशन भी बोल रहा है और ट्रांसफर के लिए हाँ, ऊपर बोल रहा है ऑन रिपेटिशन और नीचे क्या बोल रहा है, नॉन रिपेट्रिएशन। तो या तो ये यहाँ क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए, क्योंकि इसने सारे पॉइंट क्या बताए हुए हैं, नॉन रिपेटिशन के बताए हुए नॉन हैं। रिपीटेड। सेल टू ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशन एज एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, सेल टू NRI OCI on non-repeatable basis, gift to NRI on non-repeatable। ये ऊपर नॉन ही होगा क्योंकि उसने बता रखा है नीचे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें वो कह रहा है नॉन रिपेटिशन बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, और ऊपर लिख रहा है वो ऑन, तो ये नॉन होगा। ठीक है, सेल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस जितने हैं वहां पर सेल करना, कैन सेल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट और यूनिट्स ऑन आ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कंप्लायंस विद। तो सिंपल है कि वो क्या कर सकता है कि अपनी जितनी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट या यूनिट है स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एज गिफ्ट टू ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर के आदमी को वो क्या गिफ्ट कर सकता है, NRI OCI holding securities of an Indian company on a non-repatriation basis may transfer the securities to a person resident। तो वो क्या कर सकता है, विद प्रायर अप्रूवल, उसे करना चाहता है तो पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी उसे, RBI के अप्रूवल लेके किसी दूसरे NRI को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो जो लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं बातों को वो लेट सम अप को क्या कर लेंगे,
रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। फंड्स इन कैन नॉट बी फ्रीली रिपेट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया। NRO. एनआरओ फ्रीली नहीं है, मतलब है लेकिन क्या है, थोड़ा सा सेक्शन है $1 million। लिमिटेड टाइप का है, जबकि इसमें तीनों में क्या है, फ्रीली है। Really है सर। फैसिलिटी फॉर एक्विजिशन प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर इज अवेलेबल टू ए सिटीजन ऑफ, किनको अवेलेबल है, नेपाल, भूटान। अफगानिस्तान सर। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान होगा, हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान। देखो भूटान नेपाल तो वैसे ही वो है, वीजे की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। म्यांमार, और क्या आंसर दिया इसका, सर फर्स्ट का आंसर डी दिया है। फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी दिया है, चलो FD फर्स्ट है को ना। तो भी, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी। म्यांमार। कैन नॉट है ना सर, कैन नॉट रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया, फर्स्ट वाले। फंड्स इन दिस अकाउंट कैन नॉट बी फ्रीली रेपेट्रिएटेड आउटसाइड, यानी किस अकाउंट में फ्रीली आप पैसा बाहर नहीं ले जा सकते हैं। SNR पर ले जा सकते हैं, FD होता। इसमें डाउट हो रहा है मेरे को, SNRR में तो यही जो कंपनी होती हैं वो इंडियन रुपीज में ट्रेडिट करती हैं, लेकिन वो कहाँ की कंपनी होती हैं, बाहर की होती है। कौन सी है? एनआरओ वाला ही सही है सर। रिपेट्रिएबल है ये तो। क्रिस्टल लिखा क्लियर हुआ लिखा हुआ है रिपेट्रिएबल। हाँ तो ये गलत लिखा हुआ। एनआरओ में केवल, एनआरओ में केवल वो बात है बस कि $1 million लिमिट है। वाला रिस्ट्रिक्शन हाँ। सिर्फ एनआरओ में ही है और किसी में नहीं था। पहले का आंसर तो वही होगा, एनआरओ होगा। एनआरओ सही है सर। और सेकंड वाले में, सेकंड वाले का तो इनका मान भी सकते हैं एक बार को, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, इसमें हम लोग देख लेते हैं, रुको। हमारा था ना एक लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर आ रहा था ऊपर, हाँ सर। जिनके पास बुक खुली, जरा पेज नंबर बताइए कौन से पे था। वन 152 सर। 152। 9.6.1.2। 9. 6.1.2। ये है ना, ठीक है। म्यांमार होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके लिए बात हो रही है। इसका मतलब किसके लिए बात नहीं हो रही है? म्यांमार। म्यांमार के लिए। ठीक है, दूसरा आंसर ठीक है। अगला है सिटीजन ऑफ कैन नॉट ट्रांसफर इमेल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ये आरबीआई। इसमें उत्तर दिया, आंसर दिया हुआ है हांगकांग। क्या रीजन हो सकते हैं? हांगकांग चीन कंट्रोल करता है ना। हाँ वही, यही रीजन है। मतलब ये सोवरेन कंट्री नहीं है हांगकांग ना, क्योंकि ये कि किस कंट्री के अंडर में आता है पता नहीं है। हांगकांग को कंट्रोल कौन कर रहा है? चाइना। इसका क्योंकि ये तीनों कंट्री जो है ये क्या है, सोवरेन कंट्री है, अपने आप में किसी के कंट्रोल में नहीं है ये। ठीक है, तो ठीक है, इनका आंसर जो है हांगकांग है, वही लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज नॉट प्रोहिबिटेड इन, किसमें नहीं कर सकता? सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग। इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब एक रेजिडेंट है, वो कहाँ पर है अभी? आउटसाइड इंडिया है, वो किस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? नहीं सर, कर सकता है, नॉट प्रोहिबिटेड लिखा है ना। अच्छा प्रोहिबिटेड भी नेगेटिव वर्ड है और नॉट, अगर ये नहीं होता तब तो इसका मतलब क्या हो जाता है? रोका गया है उसको करने रोका से। गया है, और इसमें क्या है, नहीं रोका गया है, तो रिटेल ट्रेड ही होगा फिर है। क्योंकि ये तो हमने कई बार पढ़ा था दोनों, ध्यान है आपको कि रेलवे और निधि में मना था। सिगरेट को भी उन्होंने वाले उस कैटेगरी में ले लिया होगा। टोबैको तो सारे पड़ा है उसमें। हाँ, था टोबैको रिलेटेड था, तो उसमें सिगरेट हाँ सिगार और क्या हाँ क्या हाँ। आइटम पड़े थे ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? रिटेल ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलो ये टॉपिक हो गया है। जिन्होंने कोई क्लास व्लास मिस करी है, इसका लेट सम अप जरूर देख लेना। और इसमें से क्वेश्चन केवल जेआईबी नहीं बोल रहा हूं मैं, सीआईबी वालों केस स्टडी आएगी। तो एनआरओ, एफसीएनआर, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता है, ये सब तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, चलो। और मैंने बता दिया कि 8 बजे वाली क्लास अभी कुछ दिनों के लिए क्या पोस्टपोन कर रहे हैं हम लोग, जिससे आपको देर सवेर हो। तो वो जो क्लास है 9 सवा 9 वाली होगी। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे एक सीआईबी एक जीआईबी करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, और सुबह वाली क्लास अब रेगुलर होगी, एक आध दिन छोड़ के, क्योंकि टाइम आपको नहीं देंगे तो 2-3 टॉपिक आपके पिछड़ जाएंगे। ठीक है ना, सर चलिए ये जाइए। थोड़ा शेयर हाँ कर दीजिएगा क्या? हाँ, मैं कर दूंगा।